Hello guys, how are you all? I hope that you all are doing well. So, welcome to the channel Professor of Pharmacy. So, my name is Manasvi Gupta, and as you all know, I am here to teach you the subject Human Anatomy and Physiology according to the B Pharm syllabus. Okay, so हम Human Anatomy और Physiology सब्जेक्ट पढ़ रहे थे B Pharm syllabus के अकॉर्डिंग, जिसकी हमने यूनिट 1 की फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है. सो आप जाओ, अगर आपसे मिस हो गया हो सो आप जाओ हमारी प्लेलिस्ट में, HAP की प्लेलिस्ट में जाके इसके दोनों पार्ट देख सकते हो, यूनिट 1 की दोनों वीडियोस फर्स्ट पार्ट की. सो अब ये हम यूनिट 1 के सेकंड पार्ट में आते हैं. तो सेकंड पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ना है हमको, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे. एंड ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मेक श्योर कि आप पैरेलली नोट्स भी बनाते चलो. आई थिंक वॉट एवर आई एम प्रोवाइडिंग थ्रू माई वीडियोज़ दैट नोट्स आर इनफ, बट of course not enough. You have to add some more points according to yourself. Okay, so coming to the topic. सो HAP की यूनिट 1 के सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देखते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में. इसमें हम लोग इन डिटेल सेल के ही बारे में बात करने वाले हैं. सो सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेल्स में क्या क्या ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं उसकी बात करेंगे. फिर सेल का हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे काम करते हैं वो पढ़ेंगे. फिर सेल मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी सेल मेम्ब्रेन में, उसको कैसे होता है, क्या मेथड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सेल के डिवीजन कैसे होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे इन डिटेल. सेल के जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे सेल के जंक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेल के कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं और उनकी सिग्नलिंग मतलब अब वो एक साइड से दूसरी साइड में कनेक्ट कैसे करते हैं उसको, उसका पाथवे पढ़ेंगे. एट द एंड हम लोग हर चीज़ कंक्लूड करके अपने वीडियो को एंड करेंगे. सो कमिंग टू दी फर्स्ट पार्ट, सेल इंट्रोडक्शन. सो सेल बेसिकली होता क्या है, एज यू ऑल नो, जो हमारी कोई भी लिविंग बॉडी होती है, आइदर इट विल बी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी और प्लांट्स, सेल इज़ द मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो सेल, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. एज यू ऑल नो, हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. अब लिविंग में हम लोग ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स ही नहीं, इवन बैक्टीरिया, फंगाई, कोई भी हमारा ऑर्गेनिजम्स होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, उसमें भी सेल प्ले द मेजर रोल. ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, सिंगल सेल यूनिसेलुलर एंड मैनी सेल मल्टीसेलुलर. सो सिंगल सेल, अगर कोई भी लिविंग बॉडी सिंगल सेल से कंपोज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर. ओके, और अगर बहुत सारे सेल से होती है वो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर. सिंगल सेल जैसे हमारा कोई भी फंगाई या बैक्टीरिया हो गया वो हमारे यूनिसेलुलर में आ जाएगा. एंड कमिंग टू द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो हमारा मल्टी सेलुलर में आ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से कंपोज होती है. ठीक, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, नॉट मिलियंस. ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, बहुत सारी सेल से हमारी एक पर्टिकुलर एक सिंगल ह्यूमन बॉडी बनती है. सेल परफॉर्म वेरियल फंक्शंस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. अब हमारी बॉडी में हमको सर्वाइव करने के लिए सैकड़ों फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जो किसकी वजह से होते हैं, सेल की वजह से. ओके, हमारी बॉडी में चाहे वो कम्युनिकेशन हो, सिग्नल का मैसेज पास करना हो, कोई भी हमारा डिसीज़ को क्योर करना हो, कुछ भी चीज़ें होती हैं वो हमारा कौन करता है, सेल करता है. अब उसके फंक्शंस के बारे में हम आगे इन डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब दो तरीके के सेल्स भी होते हैं, कि यूकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं. ओके, सो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल आपस में डिफरेंट कैसे होते हैं. देखो, बेसिक चीज़ें हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल की जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो उस चीज़ में डिफरेंस होता है. ठीक है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, सॉरी यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है बट प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करता है. ठीक, अब यूकैरियोटिक में बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं बट प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती हैं, उसके पास सिर्फ राइबोसोम्स होता है. ये सब क्या होता है राइबोसोम्स और ऑर्गेनलीज, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. ठीक, यूकैरियोटिक सेल
प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फंगी में प्रेजेंट होता है, बट एनिमल्स में नहीं होता है। वही प्रोकैरियोटिक जो होता है सभी में होता है। कोई भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना हुआ बैक्टीरिया अगर होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक। अब जैसे यूकैरियोटिक सेल किस में होता है, मैंने बताया प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, फंगी में होता है, ठीक। और प्रोकैरियोटिक किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। अगर आपको इन डिटेल इसका डिफरेंस चाहिए तो डू लेट मी नो, मैं आपको उस चीज़ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वेरियस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन दी सेल। ऑर्गेनेलीज मतलब जो भी चीज़ें हमारे उस सेल के अंदर प्रेजेंट्स हैं वो उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सेल हमारा खुद सिंगल यूनिट होता है, बट उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है जो कि हमारा सेल के कंप्लीट फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वगैरह वगैरह। सो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, जो कि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं सेल के सर्वाइवल में और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। पहला आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सबको ये चीज़ पता होगी। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत छोटे से हम लोग, जब से आई थिंक बायोलॉजी सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में आया होगा, तब से ये लाइन सबको रटी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये हमारा सेल की एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज़ नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कोई भी काम करने के लिए, एनर्जी, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी। नाउ कमिंग टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कंटेन ऑर्गेनेली, मतलब सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रही होती हैं या फिर होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं। आप इसी में लो, साइटोप्लाज्म द लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल इन विच ऑल द ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, ओके। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियस, रेगुलेट सेल एक्टिविटीज एंड कंटेन डीएनए। सो न्यूक्लियस क्या करता है, रेगुलेट सेल एक्टिविटीज़। सबसे सेल के एकदम सेंटर में जो हमारा प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, हमारे सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। कंटेन डीएनए, व्हाट इज़ डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो सारी एक्टिविटीज़ जो सेल की बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब किससे इंटरकनेक्टेड होती हैं, न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। सो दैट्स वाई, दिस इज़ वाई जब भी हमारा जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक। तो उसी से हम पता लगा सकते हैं भाई कि क्या फैमिली है हमारी, ठीक है, वगैरह वगैरह। नाउ कमिंग टू दी गोल्गी apparatus, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एपेक्स ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियस और सेल के एपेक्स के बीच में जो प्रेजेंट होती हैं वो होती है हमारी गोल्गी apparatus। और ये गोल्गी apparatus करती क्या है, जो भी हमारा प्रोटीन और लिपिड होता है उसका ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। पहले तो यहीं पे ही हमारा जो प्रोटीन और लिपिड है वो पैक होता है, मींस पैकेज हाउस ऑफ द सेल समझ लो, पैक होके वो ट्रांसपोर्ट होता है। और मॉडिफिकेशन, अगर हमारे प्रोटीन या फिर लिपिड में कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो वो भी हमारा कौन करता है, दिस वन, गोल्गी apparatus, ओके। दैट्स वाई दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एपेक्स ऑफ द सेल। नाउ कमिंग टू द लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कुछ की पॉइंट्स हैं ये आप याद रखा करो, जैसे न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्गी apparatus में हमारा जो प्रोटीन और लिपिड होता है वो पैक और मॉडिफाई होकर ट्रांसपोर्ट होता है, लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द हाउस। तो ये सब चीज़ें याद रखा करो, की पॉइंट्स है, सो दैट आपसे अगर कोई वन वर्ड आंसर पूछता है तो आप क्विकली उसको आंसर कर सको, अंडरस्टूड, ठीक। सो कमिंग टू द लाइजोसोम, दे आर स्मॉल स्फेरिकल और ओवल बॉडीज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। बहुत ही स्मॉल होती हैं, स्पेरिकल शेप की ओवल बॉडीज होती हैं जिसके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। दे आर नोन एज द लाइजोसोम्स of they are known as the suicidal bag of the cell. Why? Because it contain digestive enzyme to break down waste. सारा जो भी हमारा वेस्ट होता है वो लाइजोसोम्स में आके डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक, ब्रेक डाउन हो जाता है। और
इसीलिए उसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं. Coming to the microsomes, they are extremely small, membrane-bounded sac-like bodies present in the cytoplasm. और तो साइटो बहुत ही छोटे छोटे से मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब बहुत छोटे छोटे से मेम्ब्रेन में बंधे हुए सैक लाइक बॉडी. सैक लाइक मीन्स एक पाउच के फॉर्म में होते हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत माइन्यूट होते हैं. ठीक है, तो दे आर नोन एज माइक्रोसोम्स. कमिंग टू दी राइबोसोम्स. राइबोसोम्स सबसे पहले हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है? राइबोसोम्स में. माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गोल्गी एपरेटिस में पैक होके ट्रांसपोर्ट होती है, राइबोसोम्स में उसकी सिंथेसिस होती है. ठीक, सो राइबोसोम्स आर ई सेल स्ट्रक्चर दैट मेक्स प्रोटीन. प्रोटीन बनता है. ठीक, प्रोटीन इज नीडेड फॉर मेनी सेल फंक्शन एज सच एज रिपेयरिंग, डैमेज और डायरेक्टिंग केमिकल प्रोसेस. एज यू ऑल नो, हर फंक्शंस के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रोटीन किस लिए यूज़ होता है? कई सारे सेल फंक्शन के लिए, सेल का रिपेयर को, सेल डैमेज को उसको रिपेयर करने के लिए, और कई सारे केमिकल प्रोसेसेस को फॉलो करने के लिए राइबोसोम्स यूज़ होता है. नाउ कमिंग टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? outermost covering of the cell. It has osmotic properties. You all know about the osmotic properties. So हाँ, अब दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइज. ओके, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइए. ठीक, सो इसके बारे में आप मुझे बताइए कमेंट में कि ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. हम आगे बढ़ते हैं. सेपरेट्स द इंटरनल कंपोनेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सेल के अंदर की जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने ऊपर पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है. तो वो कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फंक्शंस ऑफ द सेल. जैसा कि मैंने आप सबको बताया, सेल जो है हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, और सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हमारा कौन करता है? सेल. उसमें से कुछ फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पे लिखे. सो चलो पढ़ते हैं उन फंक्शंस के बारे में. सबसे पहला एनर्जी प्रोडक्शन होता है. सेल प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सो एज यू ऑल नो, माइटोकॉन्ड्रिया से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो एनर्जी का प्रोडक्शन हमारा इनडायरेक्टली कौन कर रहा है? सेल. सेल प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारी क्या करती है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो कि हमारे सेल की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं. ठीक, पहला फंक्शन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? राइबोसोम्स में. दे ट्रांसलेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम mRNA टू बिल्ड प्रोटीन. मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है mRNA, जहाँ से हमारा वन पार्ट से मैसेजेस जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे पार्ट में जाके. ठीक, तो दे ट्रांसलेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम mRNA टू बिल्ड प्रोटीन. तो जेनेटिक मटेरियल हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में. और उसमें जो इन्फॉर्मेशंस प्रेजेंट होती हैं उसको लेके राइबोसोम उसको लेता है और उसी की हेल्प से प्रोटीन को फॉर्मेशन करता है. ठीक, सेल हमारा रिप्रोडक्शन के भी काम आता है. सेल रिप्रोड्यूस थ्रू प्रोसेसेस लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल का डिवीजन कैसे होता है. तो रिप्रोड्यूस कैसे होता है? कुछ प्रोसेस होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के, जिसकी हेल्प से सेल में रिप्रोडक्शन होता है. ठीक, माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर बाय प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल डॉटर सेल, वाइल मियोसिस is responsible for producing gametes for sexual reproduction. So माइटोसिस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ और रिपेयर के लिए, और आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है. माइटोसिस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. और मियोसिस क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स का प्रोडक्शन करता है. ठीक, तो
और तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है किसकी वजह से है, सेल की वजह से। नाउ कमिंग टू दी फोर्थ पॉइंट, सेल हमारा ट्रांसपोर्ट करता है कैसे। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वो क्या करता है, सब्सटेंस का मूवमेंट इन एंड आउट को कंट्रोल करता है, ठीक। दिस इंक्लूड passive transport like diffusion and osmosis and active transport mechanism that require energy। passive transport में क्या होता है, जैसे diffusion और osmosis में क्या होता है, when a substance goes from a region of a higher concentration to the region of a लोअर कंसनट्रेशन, जिसमें हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैकेनिज्म दैट रिक्वायर एनर्जी, इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कहाँ होता है, रीजन ऑफ अ लोअर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ हायर कंसनट्रेशन, ठीक। तो सेल हमारा वन हायर कंसनट्रेशन टू लोअर और वाइस वर्सा कौन करता है, सब्सटेंस का या कोई भी एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हमारा सेल करता है, ठीक। सेल मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। सेल कैरी आउट न्यूमरस मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग एनाबॉलिक बिल्डिंग अप एंड कैटाबॉलिक ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस टू मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक। तो सेल क्या करता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करता है। एनाबॉलिक जैसे कि हो गया एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है, जिसमें हम लोग बिल्डिंग अप करते हैं, बनाते हैं, और कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन कहाँ होता है, एज यू ऑल नो, सुसाइडल बैग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। और एक्टिव और सॉरी टू मेंटेन दी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म भी सेल में होता है। तो अगर सेल में मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा तो ओवरऑल हमारी बॉडी का भी फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, ठीक। Now coming to the communication, cell communicate with each other through signaling molecules and receptors। बहुत सारे signaling molecules और receptors हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेल में और बॉडी में, जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से हमारा सेल सॉरी हमारा जो सेल है वो कम्युनिकेट करता है। दिस इज़ क्रूशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ विद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर में कोई कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही सेल है वही सारा काम कर रहा है। बट मल्टी सेलुलर, जैसे ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। Coming to the waste removal, cell have mechanisms to break down and remove waste product through processes like autophagy and exocytosis। तो सेल में क्या ब्रेक डाउन और वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस भी होता है, और वो कैसे होता है, ऑटोफैगी और एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से भी, ठीक। ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी हेल्प से सेल में वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, ठीक। कमिंग टू नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, डिफेंस मैकेनिज्म। अब in multicellular organisms, certain cells are specialized for defense mechanisms such as immune cells that can identify and destroy pathogens। अब हमारी बॉडी को फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट भी सेल ही करता है, और बहुत से स्पेशलाइज सेल इसके लिए होते हैं, जैसे कि इम्यून सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पैथोजेंस या फिर फॉरेन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। तो डिफेंस मैकेनिज्म भी हमारे सेल में होता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के फंक्शंस हैं जो कि कौन परफॉर्म करता है, सेल करता है, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। सो हेयर आर द की मेथड्स बाय विच सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, जिसके हेल्प से जो सब्सटेंस है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में मूव होते हैं। सबसे पहला आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो आते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। मैं हम लोगों ने अभी पढ़ा उसके बारे में शॉर्ट, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ एरिया ऑफ अ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ अ लो कंसनट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सो डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाते हैं तब तक जब तक दोनों तरफ इक्वल कंटेंट इक्वल अमाउंट ऑफ कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो भी हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में डिफ्यूज़ होती है, ठीक है, फ्रॉम
ऑक्सीजन बाहर से जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाती है और ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ जाती है, ठीक। नाउ ऑस्मोसिस, अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ एरिया ऑफ अ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ अ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सेल टर्गर एंड वॉल्यूम। सो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है जो कि इन्वॉल्व करता है वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ईजिली पासेबल नहीं होती है, ठीक। 100% नो भी नहीं है और 100% येस भी नहीं है। सेमी परमिएबल मीन्स ईजिली पासेबल नहीं है बट इट इज़ पासेबल, ठीक। फ्रॉम अ एरिया ऑफ अ लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन मीन्स लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन के एरिया से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ जाती है। और किस लिए, क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सेल टर्गर एंड वॉल्यूम, सेल का टर्गर और सेल का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए ऑस्मोसिस होता है, ठीक। नाउ थर्ड, facilitate diffusion movement of molecules across the membrane with the help of transport protein channels or carriers that facilitate the process. So diffusion में क्या होता है, molecules का movement होता है across the membrane, किसकी हेल्प से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से, जो कि हमारे प्रोसेस को फैसिलिटेट मतलब अच्छा कर देती है, ठीक। सम एग्जांपल्स, ग्लूकोज एंड आयंस मूविंग थ्रू स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल, ठीक। ग्लूकोज होता है और कुछ आयंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल के थ्रू पास होते हैं, ठीक। कमिंग टू दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, two type of active transport, primary reactive transport and secondary active transport. So requires energy, usually ATP। primary active transport में क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और यूजुअली ATP हमारा यूज़ होता है जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई। एग्जाम्पल, सोडियम पोटेशियम पंप विच मेंटेन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इन द सेल। सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है उसकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में मूव करता है फ्रॉम वेरी लो कंसंट्रेशन टू दी वेरी हाई कंसंट्रेशन। तो अब बहुत नीचे से बहुत ऊपर जाने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो उसी एनर्जी को वो एनर्जी कौन सी होती है, ATP, ठीक। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो कि मेंटेन करता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेल के अंदर। नाउ कमिंग नेक्स्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, उसको हम लोग को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। क्यों, अभी हम पढ़ेंगे। यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वन मोलिक्यूल डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट ऑफ अनदर मोलिक्यूल अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। को ट्रांसपोर्ट मीन्स इसको एक और मतलब ये एक इंडिविजुअली नहीं जाता है, अपने साथ में एक और चीज़ को लेके जाता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, ये दोनों आपस में एक साथ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन व्हेन द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन ड्राइव ग्लूकोज अपटेक, ठीक। तो अब ये कब होता है, जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है ग्लूकोज के अपटेक के लिए, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक। तो अब हमें एनर्जी की हेल्प, यानी ग्लूकोज हमारी एनर्जी है और सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, मीन सोडियम की ज़रूरत पड़ रही है, उसकी कमी हो गई है, तो इसीलिए हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना पड़ता है, ठीक। इन सब चीज़ों में आपको जो भी आपने ऊपर पढ़ा है, जो भी आप आगे पढ़ोगे और इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो, ओके। सो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, या बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता है, एंडोसाइटोसिस आ जाता है, एक्सोसाइटोसिस आ जाता है, ठीक। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन लार्ज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स बाय इंगल्फिंग देम इनटू अ वेसिकल। सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को या फिर पार्टिकल्स को आपस में लेना और उसको एक वेसिकल, एक वेसल में इंगल्फ यानी कि रखना, ठीक। इंगल्फ करना मतलब कलेक्टिवली होकर रखना, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस हमारे 3 तरीके के होते हैं, फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, इनगल्फिंग लार्ज पार्टिकल्स, और सेल। फेगोसाइटोसिस को हम लोग सेल ईटिंग भी कहते हैं, वो क्या करता है, लार्ज पार्टिकल्स को इंगल्फ कर देता है। पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, टेकिंग इन फ्लूइड एंड डिजोल्व सॉल्यूट। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, फ्लूइड को हम लोग वेसिकल्स में इंगल्फ करते हैं और उसमें सॉल्यूट्स को डिजोल्व करते हैं, ठीक।
थर्ड है रिसेप्टार मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, स्पेसिफिक अपटेक ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन रिसेप्टार बाइंडिंग। अब इसमें एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टार मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, एक कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टार्स यूज़ होते हैं बाइंडिंग के लिए, जो कि क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स के अपटेक में, यानी उनको ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक, नाउ कमिंग टू द एक्सोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम द सेल बाय वेसिकल फ्यूजन विद द सेल मेम्ब्रेन। तो लार्ज मॉलिक्यूल का एक्सपेल करना या फिर पार्टिकल्स ऑफ द सेल बाय वेसिकल फ्यूजन विद द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के वेसिकल्स में फ्यूजन करा देना उसके पार्टिकल्स को, उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम नर्व सेल, नर्व सेल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स सेल मेम्ब्रेन में जाके, तभी तो हमारा वो होता है मैसेज का पैसेज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। आयन चैनल एंड ट्रांसपोर्टर्स, आयन चैनल प्रोटीन चैनल दैट अलाउ स्पेसिफिक आयंस टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफन गेटेड बाय वोल्टेज और लिगेंड्स। प्रोटीन चैनल होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कुछ स्पेसिफिक आयन जो उनके अक्रॉस मूव कर सके, उनकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। ठीक, ऑफन गेटेड बाय वोल्टेज और लिगेंड्स, कुछ वोल्टेज आयंस होते हैं, कुछ लिगेंड्स होते हैं हमारे बॉडी में सेल के पैसेज में, जो कि हमारा हेल्प करते हैं पास में। तो अब हर चीज़ उसके थ्रू नहीं पास होती है, कुछ स्पेसिफिक आयंस होते हैं जो कि उसमें पास आउट हो सकते हैं। ठीक, नाउ ट्रांसपोर्टर्स जो कैरियर्स होते हैं, प्रोटीन दैट अंडरगो conformational changes to move molecules across the membrane include uniporters, symporters and antiporters। ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं एक मॉलिक्यूल से अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर्स। ठीक, अब कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स कौन कौन से होते हैं, यूनि ट्रांसपोर्ट जो सिंगल ट्रांसपोर्टर्स को करेंगे, सिम्पोर्टर्स, एंटीपोर्टर्स, ये हमारे कुछ फर्दर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ठीक, सो हमारा ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू सेल डिवीजन। सो गाइस एज यू नोस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चीज़ें डिटेल में समझाने में टाइम लगता है, तो सेल डिवीजन सेल जंक्शन, कम्युनिकेशन और कंक्लूजन, ये तो एंड है बट स्टिल सेल डिवीजन से हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ अभी हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा, कंटेंट में हम लोगों ने सेल इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, उसके ट्रांसपोर्ट के बारे में, ये सब चीज़ें अपनी इस वीडियो में कवर अप करी, और बाकी की चीज़ें सेल डिवीजन, सेल जंक्शन और कम्युनिकेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने वीडियो में दिया है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दिस ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये आपको कमेंट डाउन करके मुझे बताना है। ओके, सो बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन if you have any doubt. Okay, thank you and have a nice day.